मैं हूं सजल और आप सभी का स्वागत है साइंस मित्र सजल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में देखने वाले हैं सबसे पहले कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब यहाँ पर समझेंगे, क्वथनांक कुछ नहीं होता है। क्वथनांक वह बिंदु होता है, ठीक है। हम लोग जैसे कि पानी को उबालते हैं और जब उस पर तापमान बढ़ाते हैं तब क्या होता है, पानी उबलता है तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि पानी में आप देखे होंगे बहुत देर तक उसको गर्म करने पर अगर हम पानी ले लेते हैं बर्तन में तो पानी एकदम सूख जाता है। वो क्यों होता है? वो क्वथनांक में उन्नयन के कारण होता है, क्योंकि जो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस में वो क्या होता है, क्वथन हो जाता है। इसका मतलब उसका जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और फिर पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए गायब हो जाता है। तो यहाँ पर क्वथनांक कुछ नहीं है। क्वथनांक का मतलब होता है कि वह बिंदु होता है जिसमें जो द्रव का बाष्पदाब जो होता है वो वायुमंडलीय बाष्पदाब के बराबर हो जाता है, उसे ही हम क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वथनांक उन्नयन में सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे। तो जब शुद्ध विलायक वाले द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का बाष्पदाब घट जाता है। तब विलयन के बाष्पदाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए विलयन के तापमान को बढ़ाना पड़ता है। यह ही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। यहाँ पर समझेंगे क्या हुआ, ठीक है। शुद्ध विलायक वाला कोई द्रव था, उस द्रव पर एक अवाष्पशील द्रव मिला दिया। यहाँ पर अवाष्पशील द्रव का मतलब क्या हुआ, वह विलय जो उस द्रव में जो बाष्पदाब बन रहा है उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, वो बाष्पशील नहीं है, वो बाष्प नहीं उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर कोई द्रव था, ठीक है, इसमें शुद्ध द्रव भरा हुआ है और चूंकि एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे, जो दाब आंतरित होता है वो हमेशा बंद सतह पर होता है, बंद पात्र पर होता है। तो यहाँ पर ये जो कंटेनर है उसका ये जो यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ है, मान लिया, ठीक है, ये कोई पात्र है, उसका यहाँ पर सतह बंद है उसका, तो इस पर जो द्रव का दाब आंतरित हो रहा है, यहाँ पर ये शुद्ध द्रव है, अभी इस पर कोई अवाष्पशील विलय नहीं मिलाया गया है। अब इस पर जैसे अवाष्पशील विलय मिला देंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई अवाष्पशील मिला देते हैं यहाँ पर, तो फिर क्या होता है, तो अब जब पानी यहाँ पर वाष्प में रूपांतरित हो रहा था उसमें क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, जिस कारण इसका वाष्प दाब घट जाता है। इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि जब शुद्ध विलायक वाले द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तब विलयन के वाष्प दाब को, ठीक है, अब जानते हैं क्वथनांक का मतलब क्या होता है। हमने बताया आपको कि वह ताप
जिस पर जो द्रव है उसका बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो इसको अब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना पड़ता है, इसलिए हमें तापमान को बढ़ाना पड़ता है। यही क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रयोगों से पता चला है, यहाँ पर लिखेंगे प्रयोगों से। ठीक है, प्रयोगों से जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी यहाँ पर होता है जो, वो क्या होता है, यहाँ पर प्रयोगों से डेल्टा टीबी होगा। यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा टीबी, वो क्या होता है, समानुपाती होता है मोललता के। मोललता क्या होता है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि हमने आपको सबसे फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया कि मोललता क्या होता है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा टीबी जो है यही है क्वथनांक का उन्नयन। ये समानुपाती होता है मोललता के, किसके मोललता के, तो ये जो विलयन है इस विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर क्या आता है, डेल्टा टीबी जो होता है वो बराबर होता है केबी इंटू एम मोललता के। यहाँ पर केबी क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि डेल्टा टीबी बराबर है क्वथनांक का उन्नयन, यहाँ क्वथनांक का उन्नयन है ये। ठीक है, यहाँ डेल्टा टीबी जो है वो क्वथनांक का उन्नयन है, और केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं, और एक नाम इसका है एवोल्यूस्कोपिक स्थिरांक। एवोल्यूस्कोपिक स्थिरांक भी इसका नाम है केबी का। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केबी का जो मात्रक होता है, यहाँ पर जानते हैं मोललता का मात्रक होता है मोल पर केजी, तो इसका जो मात्रक निकलता है केबी का वो होता है केल्विन केजी पर मोल। अब बोलेंगे कि कैसे हुआ केल्विन केजी पर मोल इसका मात्रक। ठीक है, तो आपको बताते हैं कैसे हुआ। यहाँ पर टी बी का मतलब क्या है, तापमान है। तापमान को हम लोग केल्विन से मापते हैं, तो यहाँ पर इसके जगह पर केल्विन है, और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसको केल्विन हो गया, और केबी और इसको मोल पर केजी में मापते हैं, तो मोल पर केजी हुआ। अब इसको केबी निकालेंगे तो क्या होगा, केल्विन केजी होगा, और ये डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, ये होगा क्या, केल्विन केजी, और डिवाइड में जब जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा मोल। तो इसीलिए जो केबी का मात्रक होता है वो होता है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, समझ गए क्यों होता है मात्रक ये। अब यहाँ पर इसका एक ग्राफ आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ग्राफ होता है वो क्या होता है देखेंगे, यहाँ पर ये ग्राफ है। ठीक है, इधर इस ग्राफ में इधर ले रहे हैं हम लोग बाष्प दाब माप रहे इधर। ठीक है, और इधर तापमान को किसमें यहाँ पर मेज़र किया जा रहा है, केल्विन पर। उसका जो बाष्प दाब होता है वो कितना निकलता है, एक वायुमंडलीय दाब 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसको 1 बार भी बोल सकते हैं, 1 बार भी इसको बोल सकते हैं। तो इस ताप पर क्या होता है, जो द्रव है उसका दाब, ठीक है, तो ये वायुमंडलीय दाब है। अब यहाँ पर जो शुद्ध विलायक वाला जो द्रव था, जितना ताप पर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको यहाँ पर टीबी नॉट से मापते हैं। और अब जब इस पर अवाष्पशील विलय मिला दिए, ठीक है, उसके बाद उसका जब तापमान बढ़ाना पड़ा उतना ही दाब के लिए, उसको हम लोग टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, टीबी से। ठीक है, यहाँ पर ये जितना दाब आंतरित किया ये किसका था, विलायक का था, तब सिर्फ ये विलायक था, शुद्ध द्रव था।
और यहाँ पर जो वाष्प दाब बना वो किसका है, वो है विलयन का। ठीक है, विलयन का जो वाष्प दाब हुआ उसको ज़्यादा ताप पर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ। तो यहाँ पर जो इसका गैप, जितना ज़्यादा ताप लगा हमें उतना ही बराबर दाब अंतरित करने के लिए यहाँ पर इसके अंतर को हम लोग डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है यही है क्वथनांक उन्नयन कि कितना ताप बढ़ गया, कितना ताप बढ़ गया तब जाके सेम उतना ही दाब आंतरित हुआ, वही होता है क्वथनांक उन्नयन। तो समझ गए होंगे क्या होता है यहाँ पर डेल्टा टीबी जो होता है वो क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो टीबी माइनस टीबी नॉट क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर टीबी का जो ताप है वो ज़्यादा है और टीबी नॉट का ताप जो है वो क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा टीबी को लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए डेल्टा टीबी को लिखते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट। ओके, अब यहाँ पर देखने वाले हैं कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हिमांक का अवनमन, अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या होता है, तो यहाँ पर हिमांक वह ताप होता है, वह ताप जिस पर द्रव, जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है हिमांक कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हिमांक, जैसे कि द्रव है, द्रव मतलब यहाँ पर पानी है मान लेते हैं, तो पानी को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो वो फिर बर्फ़ बन जाता है ना। तो बर्फ़ जो बनता है वही यहाँ पर बताया गया है कि वह ताप ही हिमांक कहलाता है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है यहाँ पर लिखेंगे, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है और द्रव अवस्था के वाष्प दाब को ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए तापमान को, किसका तापमान को, विलयन के
तापमान को घटाना पड़ता है यही हिमांक का अवनमन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रयोगों से पता चला है कि लिखेंगे प्रयोगों से डेल्टा टी एफ, यहाँ पर हिमांक के अवनमन को डेल्टा टी एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रयोगों से पता चला है डेल्टा टी एफ जो समानुपाती होता है मोललता के, और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो केफ होता है, यहाँ पर केफ इंटू एम हो जाएगा। फिर यही होता है जो हिमांक के अवनमन का फॉर्मूला। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ डेल्टा टी एफ बराबर हिमांक का अवनमन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, केफ बराबर लिखेंगे हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, हिमांक अवनमन स्थिरांक लिखेंगे। और अब यहाँ पर इसका ग्राफ आता है, इसका भी ग्राफ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, इधर बाष्प दाब होता है, इधर बाष्प दाब, और इधर तापमान होता है, तापमान, इसको केल्विन में लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक बाष्प दाब है जहाँ पर द्रव का बाष्प दाब ठोस अवस्था के बाष्प दाब के बराबर होता है। यहाँ पर कोई बाष्प दाब है। ठीक है, अब यहाँ पर जो शुद्ध विलायक था उसका बाष्प दाब ये है, लेकिन किस ताप पर, TF0 ताप पर। कितना ताप पर, TF0 ताप पर था इतना बाष्प दाब शुद्ध विलायक का। किसका, शुद्ध विलायक का। और जब इस पर अबाष्पशील विलय मिलाया गया तो इसके तापमान को घटाना पड़ा उतना ही बाष्प दाब लाने के लिए। तो यहाँ पर जो विलयन का तापमान क्या होगा, TF होगा, और TF0 से ये कम होगा, और इसके बीच का जो गैप होगा, अंतर होगा, इसको ही डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही क्या होता है, हिमांक का अवनमन होता है। यहाँ पर ये शुद्ध विलायक का क्या है, बाष्प दाब है, और ये क्या है, विलयन का बाष्प दाब है। ये शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब, और ये किसका है, ये विलयन का है, विलयन का बाष्प दाब। ये विलयन का बाष्प दाब है और ये शुद्ध विलायक का बाष्प दाब है। ये जो ग्राफ है ये हिमांक के अवनमन का है। तो आई होप आपने ये टॉपिक बहुत ही अच्छा से समझा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, परासरण दाब। ये चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म है, परासरण दाब। इसके लिए कुछ बेसिक टर्म को हमें समझना होगा। परासरण दाब को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर परासरण और विसरण क्या होता है ये जानेंगे। परासरण और विसरण क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, तो परासरण के लिए लिखेंगे यहाँ पर कि परासरण में लिखेंगे निम्न सांद्रता वाले विलयन से होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की और विलायक के कणों का
अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाह प्रासरण कहलाता है। प्रासरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि विसरण क्या होता है। ठीक है, विसरण नॉर्मली सिंपल होता है कि उच्च सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का प्रवाह निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर विसरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म जो यूज हुआ अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पर परासरण जो होता है वो विसरण का जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ पर क्या है परासरण में कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कणों का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होता है, तो उसे हम परासरण कहते हैं। और विसरण में क्या होता है, यहाँ पर जैसे निम्न सांद्रता वाले विलयन से हुआ, यहाँ पर उच्च सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कणों का प्रवाह निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होता है, यहाँ पर कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं होता है। तो यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होता है जो क्या करता है कि विलायक के कणों को सिर्फ प्रवाह होने देता है निम्न सांद्रता वाले विलयन से होकर। जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है वो प्राकृतिक रूप से भी मिलता है हमें और कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब को समझने के लिए यहाँ पर दो पात्र है, ठीक है, दो पात्र है, उसमें बीच में क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसपीएम, सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम क्या कहते हैं इसको, एसपीएम। ठीक है, यहाँ पर जो विलयन है इस पात्र में जो विलयन है वो निम्न सांद्रता वाला है। क्या है, निम्न सांद्रता वाला विलयन है इस पात्र में। और इस पात्र में जो विलयन है वो क्या विलयन है, उच्च सांद्रता वाला विलयन है। उच्च सांद्रता वाला विलयन है इस पात्र में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये निम्न सांद्रता वाला है, ठीक है, और ये क्या है, उच्च सांद्रता वाला विलयन है। ये क्या है, उच्च सांद्रता वाला विलयन है। इससे क्या होता है, क्योंकि परासरण को अभी हमने बताया आपको कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर हो, तो उसे हम परासरण कहते हैं। तो परासरण दाब यहाँ पर क्या होता है अब लिखेंगे, तो वह अतिरिक्त दाब जिसे उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर आंतरित करके परासरण की
क्रिया को रोका जाता है परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों पात्र पर वायु तो दाब लगा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर वायु के साथ साथ हम अतिरिक्त दाब लगाते हैं, ताकि जो विलयन की प्रवाह हो रही है यहाँ पर निम्न सांद्रता वाले विलयन से होकर उसको रोका जा सके। यहाँ पर जैसे इधर से इधर की ओर प्रवाह हो रहा है यहाँ पर विलायक के अणुओं का, तो इधर जब दाब आंतरित करेंगे तो फिर क्या होगा, तो जो ये विलायक के अणु इधर गति कर रहा है, इधर प्रवाह कर रहा है, फिर वो रुक जाएगा इस दाब के कारण, ये अतिरिक्त दाब के कारण। तो यहाँ पर ये अतिरिक्त दाब जो है वो ही परासरण दाब है, और परासरण दाब को यहाँ पर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्रयोगों से पाई जो होता है, परासरण दाब जो होता है वो समानुपाती होता है सांद्रता के। यहाँ पर सांद्रता के रूप में क्या है, मोलरता। ठीक है, मोलरिटी। और फिर पाई जो है वो समानुपाती होता है तापमान के, तो यहाँ पर समानुपाती होता है C और T के गुणनफल के, और समानुपाती का फिर जब चिन्ह आता है तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में गैस नियतांक R आता है, तो क्या होता है यहाँ पर CRT होता है। पाई बराबर यही होता है परासरण दाब। यहाँ पर पाई का मात्रक तो जानते हैं, दाब का जो मात्रक होता है वही परासरण दाब का भी मात्रक होता है। यहाँ पर एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर बार या फिर पास्कल कोई भी हो सकता है। तो आप सभी ने परासरण दाब क्या होता है वो अच्छे से समझा होगा। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।